18 सितंबर 2013 हरियाणा राज्य का एक छोटा सा गांव है गिरनावती। शाम के लगभग 5 बजे पुलिस को इसी गांव से रहने वाले एक शख्स का फ़ोन आता है, जो कि पुलिस वालों को अपनी पहचान गुप्त रखने के लिए कहता है और साथ ही पुलिस को ये जानकारी भी देता है कि उनके गांव में आज 2 लोगों की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई है। लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं बढ़ी कि वो आप लोगों को इस बात की जानकारी दे दे। और ये दोनों हत्याएँ एक ऐसे आदमी ने की हैं जो काफ़ी पैसे वाला है और जिसका काफ़ी नाम है गांव में। और अगर आप लोगों ने आने में थोड़ी सी भी देर कर दी तो आप उसे रंगे हाथों पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आदमी अभी एक लाश को लेकर शमशान गया है उसे जलाने के लिए। जैसे ही पुलिस ने ये सारी बातें सुनी, पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ अपने कानों पर, मगर जब वो लोग गिरनावती गाँव पहुंचे तब उन्हें विश्वास हो गया कि फ़ोन पर वो बंदा जो भी बोल रहा था वो सब सच था। क्योंकि यहाँ शमशान घाट में वाकई में एक लाश जल रही थी, एक लड़की की लाश, जबकि उसके आसपास में कोई भी नहीं था। जबकि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लाश के पूरी तरह जलने तक कुछ लोग या फिर कह लीजिए परिवार के खास लोग वहीं शमशान में ही रुकते हैं। तो ऐसे में इस जलती हुई चिता के पास किसी का भी ना होना काफ़ी सारे सवाल खड़े कर रहा था। और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने सबसे पहले उस चिता को बुझाया, क्योंकि अगर लाश जल गई तो उसके साथ साथ बहुत सारे सबूत भी मिट जाएंगे। और वहीं बाकी के कुछ पुलिस वाले गिरनावती गाँव के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि फ़ोन पर उस बंदे ने 2 हत्याओं की बात की थी, पर यहाँ पर पुलिस को सिर्फ एक ही लाश मिली थी। अब जैसे ही पुलिस गांव में थोड़ा आगे बढ़ती है तो सामने का मंजर देखकर उनकी भी रूह कांप जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक घर के सामने मौजूद थोड़ी सी खाली जगह पर किसी आदमी की सरकटी लाश पड़ी हुई थी और उस आदमी के सर को काटकर उसी के पैरों के पास रखा हुआ था। मगर हैरानी की बात ये थी कि उस गली में इतने घर होने के बावजूद भी किसी भी घर का ना तो दरवाज़ा खुला था और ना ही कोई शख्स बाहर नजर आ रहा था, जिससे पुलिस को ये तो अंदाज़ा हो गया था कि यह हत्याएं करने वाला शख्स वाकई में काफ़ी ताकतवर है। शायद इसी वजह से गांव के लोग डर के मारे अपने घरों में ही छुप कर बैठ गए हैं। तो खैर, पुलिस उस लाश को एक चादर से ढकती है और अब उस आदमी के घर की तरफ बढ़ती है जिस पर इन हत्याओं को करने का दोष लगाया गया था। इस आदमी का नाम था नरेंद्र सिंह, जो कि इस इलाके में काफ़ी नामी इंसान था और उसका खुद का डॉग ब्रीडिंग का एक बिजनेस था। पुलिस उसके घर पर जाती है और घर में उन्हें नरेंद्र सिंह मिल जाता है, मगर पुलिस को सामने देखकर भी नरेंद्र के चेहरे पर बिल्कुल भी डर नजर नहीं आ रहा था। मानो उसे ना तो पुलिस का डर था और ना ही अपने किए पर कोई पछतावा। पुलिस नरेंद्र सिंह से सवाल करती है कि क्या तुम ही ने धर्मेंद्र बराक और निधि बराक की हत्या की है, पर नरेंद्र सिंह कोई भी जवाब नहीं देता। पुलिस फिर 2-3 बार उससे यही सेम सवाल पूछती है और लास्ट में नरेंद्र सिंह कहता है, मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, अगर मुझे दोबारा भी मौका मिलेगा तब भी मैं यही करूंगा। और उसके ऐसा कहते ही पुलिस उसको, उसकी बीवी रीता को और उसके बेटे सन्नी के साथ साथ नरेंद्र के भाई को भी उसी वक्त अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि पुलिस को जो जानकारी मिली थी उसके अकॉर्डिंग ये कत्ल अकेले नरेंद्र ने ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार ने मिल के किए थे। और कमाल की बात ये थी कि अरेस्ट होने के बाद भी इन सभी लोगों में से किसी ने भी पुलिस से कुछ भी छुपाया नहीं एंड ये चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ, उन लोगों ने ही साजिश रचकर इन 2 हत्याओं को अंजाम दिया था। लेकिन आखिर ऐसा भी क्या गुनाह किया था धर्मेंद्र और निधि ने जो उन्हें इतनी भयानक सजा दे दी गई? तो मैं आपको बता दूं कि उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने एक दूसरे से प्यार करने की भूल कर दी। धर्मेंद्र बराक भी गिरनावत गांव का ही रहने वाला था और यहाँ पर वो अपने माँ बाप और भाई के साथ रहता था। धर्मेंद्र रोहतक के एक कॉलेज में पढ़ता था और निधि भी इसी गिरनावत गांव की रहने वाली थी और वो भी सेम धर्मेंद्र वाले कॉलेज में ही पढ़ने जाती थी। और सबसे शॉकिंग बात ये कि निधि नरेंद्र सिंह की बेटी थी। अब एक ही कॉलेज में पढ़ते पढ़ते निधि और धर्मेंद्र एक दूसरे से प्यार कर बैठे, ये जानते हुए भी कि उनके परिवार उनकी इस शादी के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे और ना ही उनका गांव उनके इस रिश्ते को कभी मंजूर करेगा, क्योंकि उनके गांव की ये मान्यता थी कि गांव में रहने वाले सभी लड़के लड़कियां आपस में भाई बहन होते हैं। इसीलिए कोई भी गाँव वाला कभी भी अपने किसी बच्चे की शादी गाँव में नहीं करता था। और ऊपर से निधि और धर्मेंद्र का तो गोत्र भी सेम था और ये चीज़ तो हमारे यहाँ भी मानी जाती है कि सेम गोत्र वाले लोगों में आपस में शादी नहीं होती, क्योंकि वो भाई बहन माने जाते हैं। और इन सब बातों की निधि और धर्मेंद्र को पूरी समझ थी, इसीलिए उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग घर से भाग जाएंगे, क्योंकि यहाँ रहते हुए तो वो लोग कभी भी एक नहीं हो सकते थे, ये जानते हुए भी कि निधि का परिवार कितना पावरफुल है। और आखिरकार वो दोनों 17 सितंबर 2013 को अपने घरों से भाग गए और दिल्ली चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने शादी कर ली। और जब नरेंद्र सिंह को इस बात का पता चला कि उसकी बेटी भाग गई है तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने उसी एक रात में इस बात का पता लगा लिया कि निधि को आखिर कौन भगा कर लेकर गया है। और उसने उसी रात धर्मेंद्र के भाई और उसके एक जिगरी दोस्त को उनके घरों से उठवा लिया और पूरी रात उन्हें अपने घर पर टॉर्चर किया, उनसे ये पता लगवाने के लिए कि आखिर निधि और धर्मेंद्र भाग कर कहाँ गए हैं। लेकिन उन बेचारों को तो खुद भी इस बात का पता नहीं था कि धर्मेंद्र और निधि कहाँ पर हैं। लेकिन अगली सुबह 18 सितंबर 2013 को धर्मेंद्र का अपने इस जिगरी दोस्त के पास फ़ोन पर फ़ोन आया और ये फ़ोन कॉल अगर धर्मेंद्र ना करता तो शायद आज निधि और धर्मेंद्र
जिंदा होते, क्योंकि जब धर्मेंद्र ने ये कॉल किया तो निधि का बाप और भाई वहीं मौजूद थे और उन्होंने धर्मेंद्र के दोस्त से कहा कि वो कुछ भी करके धर्मेंद्र और निधि को वापस गाँव बुला ले। उसे ये झूठ बोलकर कि निधि और उसका परिवार उन दोनों को अपनाने के लिए मान गए हैं और उसके उस दोस्त ने अपनी जान बचाने के लिए वैसा ही किया जैसा उसे नरेंद्र और सन्नी ने कहा। धर्मेंद्र ने अपने दोस्त को फ़ोन तो किया था कुछ पैसे मांगने के लिए, मगर जब उसने ये सुना कि निधि की फैमिली शादी के लिए मान गई है तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। हालांकि निधि ने उसे आगाह किया था कि वो उसके बाप की बातों में मत आए, मगर धर्मेंद्र ने उसकी बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया और वो लोग उसी दिन यानी 18 सितंबर 2013 को गांव वापस लौट आए और बस स्टैंड पर उन्हें लेने निधि का भाई सन्नी आया, जो उन्हें सीधा अपने घर ले गया। और वहां पहुंचते ही निधि के परिवार ने अपना असली चेहरा धर्मेंद्र को दिखाया। सबसे पहले उन लोगों ने धर्मेंद्र को वही बांधकर उसे मार मार कर उसके हाथ पांव तोड़े और फिर उसी की आंखों के सामने पीट पीट कर उन्होंने निधि की जान ले ली और उसके बाद धर्मेंद्र को कहीं और हथौड़ों से वार कर 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 मौत के घाट उतार दिया और उसका सर धड़ से अलग करके उसी के माँ बाप के घर के सामने फेंक आए। और हैरानी की बात है, मगर ये जानते हुए भी कि उनके जिगर के टुकड़े की लाश घर के बाहर पड़ी है, धर्मेंद्र के घर से कोई भी शख्स बाहर नहीं आया। और बाद में न्यूज़ चैनल वालों को इंटरव्यू में उन लोगों ने बताया कि धर्मेंद्र ने गलती की थी तो उसकी सज़ा तो उसे मिलनी ही थी। और साथ ही निधि के परिवार ने निधि को मारने के बाद उसकी बॉडी को भी शमशान जाकर आग लगा दी। इस घटना के 3 सालों बाद रोहतक की एक अदालत ने इस केस में तो निधि के पिता, भाई और मां को उम्र कैद की सजा सुना दी। मगर क्या आज 10 सालों बाद भी निधि और धर्मेंद्र जैसे प्रेमी जोड़े आज़ाद हैं अपने प्यार को हासिल करने के लिए? वेल, इसका जवाब आपको भी पता है और मुझे भी कि ये दुनिया हमेशा से प्यार करने वालों की दुश्मन रही है। So yeah, this was our today's case. If you find this video informative, please drop a like and do check out this video popping on the screen and don't forget to subscribe to this channel for more such content. फिर मिलेंगे।